तो अगर तुम्हें गेमिंग लैपटॉप चाह रहे हो या फिर कंटेंट क्रिएशन के लिए एक पावरफुल मशीनरी देख रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता होगा कि भाई कौन सा जीपीयू ले। प्रोसेसर सॉर्ट आउट कर लिया, हर चीज कर ली, बजट नाप लिया भाई, लेकिन जीपीयू में डाउट रह गया है लोगों का, क्योंकि RTX 40 सीरीज और 50 सीरीज में अभी इतना तगड़ा कंपटीशन है कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लेना बढ़िया रहेगा। और मैं सही बता रहा हूँ कि सिर्फ नंबर चेंज नहीं होता, एक जनरेशन जब चेंज होती है ना तो उसके साथ काफी सारी चीजें चेंज हो जाती है, पूरा एक्सपीरियंस बदल जाता है। तो इसलिए आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे तुम्हें ये डिसाइड करने में हेल्प होगी कि RTX 40 सीरीज या RTX 50 सीरीज दोनों में से तुम्हें कौन सी लेनी चाहिए, which one is best for you। तो GTV के एपिसोड 11 में तुम्हारा स्वागत है। हर संडे ऐसी ही ज्ञानी टेक वीडियो हम तुम्हारे लिए लाते रहते हैं भाई। 10 एपिसोड्स पूरे हुए हैं काफी अच्छे खासे व्यूज के साथ, तो मैं चाहता हूं कि ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू हो, तो उसके लिए तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। आई वांट कि ये रेशियो इंप्रूव हो जाए जल्द से जल्द। 5 से 25 जाना हमें इस साल के एंड तक, प्लीज भाई करवा देना याद से। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्किटेक्चर एंड जनरेशन डिफरेंस के ऊपर कि 40 से 50 सीरीज में कितनी चीजें चेंज हुई है। जो RTX 40 सीरीज थी वो हमारी एडा लवलेस आर्किटेक्चर पर बेस्ड थी और RTX 50 सीरीज ब्लैकवेल आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। ब्लैकवेल आर्किटेक्चर में ना मेनली 2-3 चीजें और बढ़िया हो गई थी, जैसे कि बेटर परफॉर्मेंस पर वॉट, इंप्रूव्ड AI हैंडलिंग एंड हायर एफिशिएंसी अंडर हैवी लोड। एंड AI परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली बढ़िया करी ही थी, तो मेन परफॉर्मेंस ये था कि भाई कम से कम पावर कंजम्पशन पे बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की जा सके विद द हेल्प ऑफ AI ऑब्वियसली, क्योंकि वही रियल टाइम चीजों को देख करके तुम्हें बेस्ट आउटपुट निकाल के दे रहा है नए वाले एनवीडिया के जीपीयूज में। नेक्स्ट पॉइंट अपना रो गेमिंग परफॉर्मेंस एंड FPS। RTX 40 सीरीज ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रही है 1080p और 1440p गेमिंग के अंदर। ये तुमने देखा भी होगा जब अपने RTX 40 सीरीज के अपने काफी सारे लैपटॉप्स को पहले रिव्यू किया था। मतलब 4060 2K गेमिंग बहुत ही बढ़िया करवा देता है भाई, एंड 4050 1080p में हाई लेवल कुछ भी करा देता था। तो ये तो सिर्फ एंट्री लेवल है, तो सोचो हाई एंड लेवल क्या क्या करते होंगे। अब 50 सीरीज में भी ना नोटिसेबल इंप्रूवमेंट की गई थी, लाइक बेस लाइन ग्राफिक कार्ड्स के अंदर भी। मतलब तुम अगर डायरेक्टली भी कंपेयर करो ना तो तुम्हें हायर एवरेज FPS देखने को मिले होंगे, और रे ट्रेसिंग पर सबसे ज्यादा FPS का बूस्ट हमें देखने को मिला। मतलब 40 सीरीज में रे ट्रेसिंग ऑन करने के बाद स्टेबल गेम प्ले जल्दी से नहीं मिल पाता था, बट 50 सीरीज में हमें वो काफी हद तक देखने को मिला भी। अब उसका रीजन VRAM भी हो सकती है, क्योंकि जो बेस लाइन 4050 था वो 6GB के साथ आता था एंड 5050 8GB के साथ आया, तो 2GB VRAM बढ़ने का भी हमें बेनिफिट देखने को मिला। प्लस जो पर वॉट पावर कंजम्पशन पे जो परफॉर्मेंस बूस्ट करी है 50 सीरीज के अंदर, उससे भी इस पर इंपैक्ट पड़ा था। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो एंट्री लेवल जीपीयूज में हमें मिला, बट जो हाई एंड लेवल के जीपीयूज है ना, लाइक अगर तुम 4090 को 5090 से कंपेयर करोगे ना तो ये डिफरेंस तुम्हें और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। सेम VRAM के साथ भी कंपेयर करोगे तब भी। तो ये सारी चीजें नए आर्किटेक्चर की वजह से ही हो पाई है। थर्ड पॉइंट है अपना AI पावर एंड DLSS की टेक्नोलॉजी। अब ये तो सबको पता है कि भाई RTX 40 सीरीज तक DLSS 3 का सपोर्ट आता था, एंड RTX 50 सीरीज के अंदर DLSS 4 को इंट्रोड्यूस कर दिया। DLSS जिसको नहीं पता भाई, ये AI फ्रेम जनरेशन वाला खेल है। मतलब तुम्हें रियल टाइम फ्रेम्स जनरेट करके दिए जाते हैं, और नेटिव रेजोल्यूशन हो सकता है थोड़ा सा रेजोल्यूशन भी तुम्हें कम कर दिया जाए, बट तुम्हें फील नहीं होगा कि ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हुआ है। यही इसका सारा गेम है। तो रियल लाइफ में डिफरेंस ये है कि RTX 50 सीरीज के अंदर जो DLSS 4 इंट्रोड्यूस किया, उसके साथ मल्टी फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट हमें देखने को मिल गया। अभी मल्टी फ्रेम जनरेशन पे आएंगे, वो अपना अगला पॉइंट है। बट यूं समझ लो कि तुम्हें इमेज क्लैरिटी काफी ज्यादा अच्छी मिली DLSS ऑन करने के बाद कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। घोस्टिंग भी काफी ज्यादा कम कर दी उसमें। और अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कुछ AI टूल्स जैसे कि बैकग्राउंड रिमूवल, नॉइज रिडक्शन, ये सारी चीजें ना काफी ज्यादा फास्ट रन करती हैं RTX 50 सीरीज के ऊपर कंपैरेटिवली 40 सीरीज के। तो ये फीचर्स ना गेमर्स के साथ साथ लाइव स्ट्रीमर्स, एडिटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, इन सब के भी काफी ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। अब आते हैं अपने मल्टी फ्रेम जनरेशन के पॉइंट पे। RTX 40 सीरीज में ना सिंगल फ्रेम जनरेशन तक का सपोर्ट आता था, मतलब 2x वाला, लेकिन 50 सीरीज के अंदर मल्टी फ्रेम जनरेशन कर दिया, यानी कि अब तुम 2x की जगह 4x तक जा सकते हो। 2x 3x 4x 3 अलग अलग लेवल्स ऑफ मल्टी फ्रेम जनरेशन हमें देखने को मिले नए वाले ग्राफिक कार्ड्स के अंदर। काफी लोग ना भाई, मेरे को पता है, कमेंट सेक्शन में ट्रोल करते हैं इसको कि भाई मल्टी फ्रेम जनरेशन का क्या ही मतलब है, क्या तुम नकली फ्रेम्स देख रहे हो, ये सब फालतू की चीजें है। रॉ परफॉर्मेंस देखो भाई, रॉ परफॉर्मेंस होती है असली चीज, उस पर डिपेंड रहा करो। देखो भाई, पहली बात तो जो गेम तुम खेल रहे हो वो ऑलरेडी एक नकली चीज है, वो कोई रियल लाइफ तो देख नहीं रहे हो तुम। और अगर उसके अंदर AI जनरेटेड फ्रेम्स अगर तुम्हें दिख भी रहे हैं, लेकिन तुम्हें फील नहीं हो रहा कि वो एक AI जनरेटेड फ्रेम है, तो इशू क्या है? मतलब तुम खुद सोचो कि हाई प्रीसेट पे अगर तुम्हारे लैपटॉप के बस की नहीं हो पा रही थी अभी तक गेम को चलाना, लेकिन अब वो मल्टी फ्रेम जनरेशन के थ्रू पॉसिबल है, चला पा रहा है और एक अच्छे खासे FPS को दे पा रहा है। मतलब कुछ गेम्स लिटरली ऐसे होते थे जिनको लो प्रीसेट पे भी चलाओ ना तो भी वो 30-40 FPS से ज्यादा नहीं दे पाते थे। उसी में अगर तुम्हें मल्टी फ्रेम जनरेशन की मदद से 80, 90 या 100 FPS देखने को मिल पा रहे हैं, जिससे कि तुम्हारा गेम प्ले बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जा रहा है। अगर हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर पे तुम लगा के खेल रहे हो तो ये चीज बढ़िया ही है ना। प्लस मल्टी फ्रेम जनरेशन इतना अच्छा काम करता है 50 सीरीज में कि तुम्हें
पता भी नहीं चलेगा कि वो AI वाले फ्रेम्स हैं या फिर नहीं। कुछ कुछ छोटे मोटे थोड़े बहुत मोमेंट्स पे पता चल जाता है अगर तुम बिल्कुल बारीकी से देखो, बट नॉर्मली गेम के अंदर बंदा इतना ज्यादा वो हो जाता है ना कि भाई याद ही नहीं रहता। मेरे को खुद कई बार पता नहीं चलता, मैं तो बहुत सारे लैपटॉप्स को टेस्ट कर चुका हूं। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है। होपफुली फ्यूचर में एनवीडिया इसको और ज्यादा इंप्रूव करके और ज्यादा रियलिस्टिक बना दे तो फिर ये दिक्कत भी खत्म। और इसका सबसे बड़ा फायदा ना रे ट्रेसिंग पे भी देखने को मिला। अभी तक ना काफी सारे लैपटॉप के जीपीयूज तो रे ट्रेसिंग नहीं संभाल पाते थे अगर नेटिव परफॉर्मेंस पे तुम गेम खेलो या नेटिव रेजोल्यूशन पे, बट मल्टी फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद तुम रे ट्रेसिंग पे भी गेम्स खेल सकते हो। तो तुम्हें अब रिफ्लेक्शंस का वो पूरा मजा देखने को मिल पाएगा जो कि पहले पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसके लिए और ज्यादा हैवी जीपीयूज चाहिए होते थे। ये भी एक बहुत ही अच्छा फायदा मेरे को लगता है मल्टी फ्रेम जनरेशन के होने का। तो ऑल इन ऑल RTX 40 सीरीज में ना स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती थी या फिर रियलिस्टिक परफॉर्मेंस, दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ता था। बट RTX 50 सीरीज में स्मूथ के साथ साथ रियलिस्टिक परफॉर्मेंस को तुम चूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मल्टी फ्रेम जनरेशन। तो मेरे को लगता है कि फायदा तो देखो है इसका, फ्यूचर में तो और ज्यादा फायदा मिलेगा, अभी हो सकता है तुम्हें इतना ज्यादा ना फील हो। नेक्स्ट पॉइंट है भाई थर्मल्स एंड कूलिंग एफिशिएंसी। लैपटॉप में जो जीपीयूज लगे होते हैं ना उनमें हीट कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि जीपीयू को अच्छी खासी पावर चाहिए और वो तगड़ा हीट मारता है भाई। और RTX 40 सीरीज के जो लैपटॉप्स है वो कभी कभी जैसे 100 वॉट से ऊपर पुश होते थे ना तो वो लैपटॉप के टेम्परेचर्स को अच्छा खासा बूस्ट कर देते थे। लेकिन जो 50 सीरीज है ना उसके अंदर भाई काफी ज्यादा इन्होंने ऑप्टिमाइज किया है पावर कंजम्पशन को। जैसे कि मैंने पहले भी बताया पर वॉट तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, हीट आउटपुट काफी ज्यादा कम है इनका और फैंस कंपैरेटिवली थोड़े क्वाइटर चल पाते हैं इस वजह से लैपटॉप्स के, और लंबे समय तक तुम्हें सस्टेन परफॉर्मेंस ही डिलीवर कर पाते हैं। ये स्पेशली तुम्हें तब नोटिस होगा जब तुम लंबे समय तक कोई हैवी काम कर रहे हो लाइक गेमिंग या एडिटिंग वगैरह, तो तुम्हें ये चीज फील होगी कि हाँ भाई कंपैरेटिवली लास्ट जनरेशन के थोड़ा इंप्रूवमेंट तो है इन चीजों में। और यही एक बड़ा रीजन है कि इसलिए RTX 50 सीरीज के जो लैपटॉप्स हैं वो 115 वोट से ऊपर के नहीं आए हैं, जबकि RTX 40 सीरीज में हमें मैक्सिमम 140 वोट तक की TGP देखने को मिली थी। तो अब 140 वोट तक जाने की जब जरूरत ही नहीं है, जब लैपटॉप का जीपीयू पहुंच ही नहीं रहा है। 40 सीरीज भी कहां पहुंच पाती थी इतना, तो इतनी TGP देने का मतलब ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने 115 वोट तक ही TGP का लैपटॉप जीपीयू दिया जिससे कि सारी चीजें मैनेज हो पाए, प्लस थर्मल्स मेनली सबसे ज्यादा जो लैपटॉप में इंपॉर्टेंट है वो मैनेज हो पाए। नेक्स्ट है बैटरी लाइफ एंड पावर मैनेजमेंट। तो बैटरी लाइफ पर काफी ज्यादा इंपैक्ट इससे पड़ा है, मतलब मैं बताता हूं कैसे। मैंने अभी तक बहुत सारे लैपटॉप्स 50 सीरीज के रिव्यू करे थे। 40 सीरीज में क्या होता था कि जीपीयू जब तुमने एक्टिव कर रखा है, लाइक अगर मक्स स्विच अभी तो तुमने ऑटो मोड पे डाल रखा है, तो जीपीयू चालू रहता था और वो बैटरी को अच्छा खासा ड्रेन कर देता था पड़े पड़े, और पावर स्विचिंग भी काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट होती रहती थी उसमें। लेकिन 50 सीरीज के अंदर ना स्मार्टर पावर यूसेज दी गई है, तो वो अपने आप ऐसे यूज के हिसाब से अडेप्ट करता है। यूं नहीं कि अगर तुमने आइडल भी छोड़ रखा है तो जीपीयू काफी ज्यादा पावर कंज्यूम कर लेगा। तो आइडल स्टेट पे भी ना एनर्जी कंजम्पशन काफी कम रहता है, और अगर मिक्स टाइप का भी तुम्हारा वर्कलोड है, कम ज्यादा ऐसे चलता रहता है, तो तुम्हें 40 सीरीज के कंपेयर में थोड़ा बेटर ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी बेटर हो गई है। और इस चीज को ना मैंने रिसेंटली Ryzen 7 वाले Legion 5 का जो अभी रिव्यू डाला था उसमें नोटिस किया था भाई। Ryzen 7 260, एक तो वो प्रोसेसर काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है, प्लस जो RTX 50 सीरीज उसमें हमें जीपीयू देखने को मिला वो भी थोड़ा बहुत ऐसे स्टेबल रखता है चीजों को। तो भाई उस लैपटॉप में लिटरली 6 से 7 घंटे का बैकअप देखने को मिला मेरे को, जो कि गेमिंग लैपटॉप में आज से पहले तो पॉसिबल नहीं था, बट अब हो पा रहा है। परफॉर्मेंस के साथ ये सारी चीजें मिल रही है, तो आई गेस इट्स अ गुड थिंग कि ये नई चीजें होती रहे, बढ़िया है, हमारा फायदा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है भाई कंटेंट क्रिएशन एंड प्रोफेशनल वर्कफ्लोज। तो जो भी लोग वीडियो एडिटर, 3D आर्टिस्ट या डिजाइनर्स वगैरह हैं जिनको प्रोडक्टिविटी ज्यादा करनी होती है, तो भाई तुम्हें भी जीपीयू का एक डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलेगा। RTX 40 सीरीज में 1080p से लेकर के 4K एडिटिंग तक बढ़िया हो जाती थी और रेंडर स्पीड्स भी काफी ज्यादा अच्छी आती थी। लेकिन RTX 50 सीरीज में तुम्हें एक्सपोर्ट टाइम्स काफी ज्यादा तगड़े देखने को मिले, मतलब वीडियो जब एक्सपोर्ट पे लगाते हैं तो वो पूरा लोड जीपीयू पे जाता है और वो जीपीयू की वजह से ही फास्ट एक्सपोर्ट हो पाती है। टाइमलाइन का जो प्लेबैक है तुम्हें वो काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिलेगा 50 सीरीज में, और अनरियल इंजन एंड ब्लेंडर के अंदर भी जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है वो कंपैरेटिवली 40 सीरीज से बेटर देखने को मिलेगी 50 सीरीज में। और इसके साथ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है AI बेस्ड टूल्स, जो कि तुम अब देख भी रहे होगे नए नए सॉफ्टवेयर में ऐसे इंटीग्रेट होते जा रहे हैं कि मतलब वीडियो का बैकग्राउंड वगैरह इरेज कर दिया या कोई नॉइज रिडक्शन कर दिया। कोई भी तुम अपने सॉफ्टवेयर के AI टूल्स को यूज करोगे तो जीपीयू उसके अंदर यूज होगा, और 50 सीरीज के जीपीयू में वो चीज काफी ज्यादा बेटर है लास्ट जनरेशन के कंपेयर में, तो वो भी तुम्हें काफी ज्यादा फास्ट देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल मतलब डेली वर्क फ्लो भी तुम्हारा काफी ज्यादा बढ़िया आसान रहेगा कंपैरेटिवली 40 सीरीज के। अब आता है सबसे मेन पॉइंट, प्राइस वैल्यू एंड फ्यूचर प्रूफिंग, कि भाई सबसे ज्यादा फायदा किसको लेने में है। तो मैंने सारे डिफरेंसेस, सारी इंप्रूवमेंट्स और सारी बढ़िया चीजें तुम्हें 50 सीरीज की अभी तक बता दी है, लेकिन एक चीज है 50 सीरीज की जो अच्छी नहीं लगी थी मेरे को, वो है इसकी प्राइसिंग। भाई 50 सीरीज काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है आज की डेट में भी, जबकि इसको लॉन्च हुए 5-6 महीने तो हो ही चुके हैं, ज्यादा ही हो गए होंगे। और आज भी 50-50 का लैपटॉप तुम्हें मिनिमम 90,000 से लेके 1 लाख का देखने को मिलेगा, एंड यही हाल पीसी मार्केट में भी है अभी 50 सीरीज का, और अब तो और भी ज्यादा बुरा हो गया है जब से रैम SSD का चक्कर पड़ा है। तो क्या मतलब है इसका कि 40 सीरीज को प्रेफर करें? देखो 40 सीरीज उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है जिनको एक कम पैसों में अच्छी वैल्यू चाहिए, क्योंकि अभी इस पे डिस्काउंट अच्छे खासे अवेलेबल हैं। ये कंपैरेटिवली
कंपैरेटिवली सस्ती है 50 सीरीज के कंपेयर में, और प्रेजेंट के टाइम पे जो परफॉर्मेंस पे प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो है उस पे बेस्ट वैल्यू डिलीवर करती है, और 2 से 3 साल तक फ्यूचर प्रूफ है बहुत ही आराम से, मतलब सीमलेसली सारे काम चला देगी जो। और RTX 50 सीरीज उन लोगों के लिए बेटर है जिनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लॉन्गर ड्राइवर सपोर्ट चाहिए, मतलब ड्राइवर्स के सपोर्ट लंबे समय तक जिस पर तुम्हें देखने को मिलेंगे, और एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स तक तुम्हें फ्यूचर प्रूफ रहना है, और तुम्हें सारे लेटेस्ट फीचर्स एक्सेस करने हैं, सारी AI परफॉर्मेंस, सब चीजें जो लेटेस्ट मार्केट में आई है वो तुम्हें बढ़िया तरीके से यूज करनी है। ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म बायर्स है जिनको कुछ समय के लिए एक अच्छा लैपटॉप चाहिए जिसमें उनके सारे काम चल जाए, देन 40 सीरीज द ऑप्शन जो कि तुम ले सकते हो। बट अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है और वन टाइम, मतलब तुम चाहते हो भाई एक बार पैसे लग जाए लेकिन 5 से 6 साल तक तो मिनिमम हम फ्यूचर प्रूफ हो ही जाएं एटलीस्ट, देन 50 सीरीज इज द ऑप्शन फॉर यू। थोड़े पैसे तुम्हें स्टार्टिंग में ज्यादा देने पड़ेंगे, बट हाँ फ्यूचर प्रूफिंग वो ज्यादा डिलीवर करेगी कंपेयर टू 40 सीरीज। और 30 सीरीज तो मैं अभी रिकमेंड नहीं कर रहा किसी को भी लेने के लिए, बजट बढ़ा के 40 के लिए तो मिनिमम जाओ, 30 काफी ज्यादा पुरानी हो जाएगी आज से 1-2 साल बाद, और फिर तुम्हें लगेगा कि यार हमारे काम नहीं चल पा रहे। बहुत ही बजट टाइट है तो बात अलग है, बट फिर भी मैं ये कहूंगी बजट टाइट वाले लोग भी 40 सीरीज के लिए मिनिमम जाना, क्योंकि तुम्हें एटलीस्ट फ्रेम जनरेशन तो मिलती है उसके अंदर, ताकि थोड़े बहुत हैवी टाइटल के गेम तुम्हारे लो प्रीसेट पे कम से कम चल जाएंगे। लेकिन 30 सीरीज में तो वो भी नहीं मिलती, तो खाली DLSS के भरोसे नहीं रह सकते, एटलीस्ट फ्रेम जनरेशन को प्रेफर करना अगर तुम्हें नए टाइटल्स खेलने हैं तो। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बेटर AI परफॉर्मेंस और सारी चीजें एकदम टॉप नॉच चाहिए तो 50 सीरीज तो बढ़िया है ही, मतलब देख लो तुम अपने हिसाब से। हमने काफी सारे लैपटॉप्स रिव्यू करे थे अभी 50 सीरीज के, जो चैनल पे तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। गेमिंग लैपटॉप्स की एक प्लेलिस्ट है, उसका बटन आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लेना। बाकी अपने विचार जरूर बताना कि भाई तुम क्या सोचते हो और तुम्हारे लिए अभी के टाइम पे 40 या 50 सीरीज में से कौन ज्यादा बेटर है। इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी भाई इसमें दिलचस्पी रखते हैं और देखना चाहते हैं ऐसी मजेदार वीडियोस। तो शेयर दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।